रंगाकर और आप सभी का एनपीपीएससी ई ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है जैसे कि आप सभी देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। मतलब आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के जो इतिहास है उसके बारे में देखेंगे कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से वंश के शासकों ने शासन किया, मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वह कैसे हुआ, मध्य प्रदेश में जो इतिहास में जो क्रांति हुई थी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए उसमें कौन कौन से लोग ने कहाँ पे भाग लिया, क्या क्या काम हुआ उस टाइम पे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इतिहास। तो इतिहास को अगर हम देखा जाए तो तीन भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और वर्तमान इतिहास। प्रागैतिहासिक काल उसको बोलते हैं जिसके बारे में हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं, और ऐतिहासिक काल वह होता है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते। और ऐतिहासिक काल मतलब जो वर्तमान जो इतिहास है जिसके बारे में लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं उसे हम पढ़ भी सकते हैं, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास होता है उसमें हम स्टार्ट करते हैं जो महाजनपद काल जो चल रहा था भारत में। जैसे हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास हमने पढ़ा है, उसमें देखा था कि भारत में इतिहास में 16 महाजनपदों में बांटा गया है। जो समय महाजनपद जो काल चल रहे थे उसमें भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, 16 महाजनपद में बटा हुआ था, में बटा था भारत। उस 16 महाजनपद में दो जो जनपद थी हुआ मध्य प्रदेश में भी थी, एक तो थी अवंती जनपद और दूसरी चेदी जनपद। तो अवंती जो जनपद है उसकी जो राजधानी थी उज्जैन थी, और जो चेदी जनपद है उसकी राजधानी सुक्तिमती। जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र आता है वो चेदी जनपद में आता है। तो 16 जनपद महाजनपद में बटा था भारत, और इस 16 महाजनपदों के दो जनपद छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आते थे। दो महाजनपद एमपी में आते थे। हम जो मध्य प्रदेश का इतिहास जो शुरू किया वो महाजनपद काल से शुरू किए हैं। तो महाजनपद काल में भारत 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो 16 महाजनपद में दो महाजनपद मध्य प्रदेश में आते हैं, कौन कौन से, अवंती और दूसरा हो गया चेदी। तो पहला है अवंती जनपद, अवंती महाजनपद। इसकी जो राजधानी थी वह उज्जैन थी, अवंतिका या उज्जैन, जो वर्तमान में उज्जैन जो है वह थी। और दूसरी थी चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद यह छत्तीसगढ़ वाला जो पार्ट आता है वो चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। पहले आजादी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, और चेदी महाजनपद जो बुंदेलखंड वाला जो एरिया है वो चेदी महाजनपद में आता है। इसकी राजधानी थी सुक्तिमती। बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है वह चेदी महाजनपद में आता है। तब मध्य प्रदेश चेदी महाजनपद में निम्न 5 जो जनपद थे मध्य प्रदेश में वो कौन कौन से थे उसके बारे में देखते हैं। एक तो अवंती जनपद थी जिसका नया नाम है उज्जैन, एक दूसरा था वत्स जनपद जिसका नाम है ग्वालियर, तीसरा था चेदी जनपद जिसका नाम है खजुराहो, चौथा अनूप निमाड़, पांचवा टुंडीगढ़ जिसका नया नाम है दमोह, छठवां नलपुर जिसका नाम है नखर या शिवपुरी। तो ये जो 6 जनपद थे, प्रमुख जो 6 जनपद उनके बारे में हम देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो जनपद थे, पहला अवंती उज्जैन, दूसरा चेदी जो खजुराहो में आता है, दूसरा चेदी जो खजुराहो में आता है, उसका तीसरा आता है वत्स जो कि ग्वालियर वाला हिस्सा है, चौथा है अनूप
जो कि निमाड़ वाला हिस्सा है, जिसका जो नया नाम है वह निमाड़ है। वत्स, इस जनपद का पुराना नाम वत्स था, नया नाम जो है और ग्वालियर जनपद है। ग्वालियर जनपद के बाद अगला आता है अनूप, जिसका नया नाम है निमाड़ जनपद। ये पूछ सकता है एग्जाम में कि अवंती जो जनपद है उसका नया नाम क्या है, चेदी जनपद उसका नया नाम क्या है। निमाड़ हो गया, फिर टुंडीगढ़ जिसका नाम है दमोह, फिर नलपुर जिसका नाम है नखर या शिवपुरी। टुंडीगढ़ जिसका नाम होता है दमोह, नया नाम है इसका। और छठवां जो आता है टुंडीगढ़ के बाद जो छठवां जो आता है नलपुर, जिसका नया नाम है नखर या शिवपुरी। तो इस तरह से ये जो जनपद वाले काल थे वो कंप्लीट होते हैं। अब हम देखें मौर्य काल। तो मौर्यकालीन सम्राट में हमें नाम आता है अशोक का, जो मौर्य वंश के शासक थे, और उनकी जो वो उस समय वह अवंतिका राज्य के राज्यपाल थे। और अशोक ने जो विदिशा की जो व्यापारी थे उनकी पुत्री महादेवी या श्रीदेवी उनका औरंगजेब में उनसे विवाह किया था। इस तरह से विदिशा से जो अशोक है उनका कांटेक्ट हुआ। हम देखते हैं मौर्य काल में मध्य प्रदेश की जो स्थिति उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मौर्य काल से। मौर्य काल जो है, यहाँ मौर्य वंश का शासक अशोक के जो अवंती का राज्यपाल था। जो मौर्य कालीन शासक है अशोक, मौर्य कालीन शासक जो थे अशोक, वह अवंतिका के राज्यपाल थे। अवंतिका मतलब जो अवंती है वर्तमान में जो उज्जैन है उसके राज्यपाल थे। इन्होंने विदिशा के जो व्यापारी हैं उनकी पुत्री महादेवी से विवाह किया था। कहीं कहीं पे उनका नाम महादेवी दिया, कहीं कहीं पे नाम श्रीदेवी दिया, तो दोनों एक ही नेम है। तो ये अवंतिका के राज्यपाल थे, मौर्यकालीन शासक अशोक अवंतिका के राज्यपाल थे। इन्होंने विदिशा के व्यापारी की पुत्री महादेवी से विवाह किया था। अशोक ने मध्य प्रदेश में निम्नलिखित अभिलेखों का निर्माण कराया। पहला तृतीय में गुजरा अभिलेख, जो अभिलेख जो बनाया अशोक ने उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहला जो है दतिया में गुजरा अभिलेख, दतिया में गुजरा अभिलेख मिलता है। इसके बाद फिर शहडोल में सारोमाला अभिलेख, सतना में बरूद का अभिलेख, शहडोल में सारोमारों का अभिलेख, शहडोल जबलपुर में रूपनाथ का अभिलेख, सतना में बरूद का अभिलेख, सतना में बरूद अभिलेख। और उसके बाद फिर जबलपुर में रूपनाथ अभिलेख, रूपनाथ अभिलेख। और जो पांचवा अभिलेख है वह है सीहोर में पनगुड़िया अभिलेख, सीहोर में पनगुड़िया अभिलेख। तो ये जो
मौर्यकालीन जो अभिलेख है, जो ये सब अशोक के अभिलेख है जो इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि दतिया में जो गुजरात अभिलेख मिला है जो किसके कालीन है, किसका अभिलेख है, तो यह सारे जो है अशोक के अभिलेख हैं। तो मौर्यकालीन में जो था इम्पोर्टेंट वो यही था। मौर्य काल के बाद हम देखते हैं शुंग काल के बारे में। अशोक के जो अभिलेख है वो ये थे। अब हम पहला हमने देखा महाजनपद काल में मध्य प्रदेश की स्थिति, फिर दूसरा देखा मौर्य काल में। तो मौर्य काल में जो अवंतिका जो क्षेत्र था उसके जो राज्यपाल थे वो सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक ने विदिशा के जो व्यापारी हैं उनकी पुत्री महादेवी से शादी किया था, विवाह किए थे। और उन्होंने निम्न स्थानों पे जो अभिलेख है, जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है वो क्या है, दतिया गुजरा अभिलेख, शहडोल का सरमारक अभिलेख, सतना में भरौत अभिलेख, जबलपुर में रूपनाथ अभिलेख, सीहोर में पनगुड़िया अभिलेख। इसके बाद हम देखते हैं शुंग काल के बारे में। तो शुंग काल में जो शुंग वंश का जो 9वां शासक था भागभद्र, उसके शासनकाल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। जो 9वां जो शासक था भागभद्र, उसके शासनकाल में यूनानी राजदूत के शासन में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। इसके बारे में आपको पहले भी बताया। हेलियोडोरस जो है उसका गरुड़ है विदिशा के बेस नगर में हेलियोडोरस का गरुड़ है जो कि भागवत धर्म से रिलेटेड है। आया था, इसने गरुड़ बनाया था, जिसे हम हेलियोडोरस का जो गरुड़ से हेलियोडोरस सिस्टम गरुड़ के नाम से जानते हैं। शुंग वंश के जो 9वें शासक थे भागभद्र, उनके शासनकाल में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। इसने विदिशा में गरुड़ का निर्माण कराया था। जो गरुड़ जो होता है वह गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। विदिशा में गरुड़ बनवाया था हेलियोडोरस ने, जो कि भागवत धर्म से रिलेटेड था। गरुड़ बनाया था, इसके बारे में आपको पहले बता चुका, अब यहाँ भी बता रहा हूँ कि जो गरुड़ है वह हेलियोडोरस के द्वारा बनवाया गया था और यह भागवत धर्म से रिलेटेड है। यह कब बनाया गया था, जब यूनानी राजदूत के जो 9वें शासक थे शुंग वंश के भागवत, उनके शासनकाल में जो यूनानी राजदूत आया था हेलियोडोरस, उससे बनवाया था। अब इसके बाद हम देखते हैं परमार वंश के बारे में। तो मालवा में जो परमार वंश की स्थापना है वह उपेंद्र राज या कृष्ण राज ने किया था। परमार वंश, इसमें हम जो इम्पोर्टेंट है मध्य प्रदेश की हिस्ट्री के हिसाब से बस वही चीज देखेंगे। सही हिस्ट्री बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट है हमारे देखेंगे। तो देखते हैं परमार वंश में। तो मालवा में परमार वंश की स्थापना जो है, मालवा क्षेत्र में परमार वंश थे और उनकी स्थापना कृष्ण राज या उपेंद्र राज ने की। कृष्ण राज या उपेंद्र राज, इनका दोनों इन्हीं के नाम था, ने स्थापना किया था। परमार वंश की स्थापना मालवा में कृष्ण राज या उपेंद्र राज ने किया था। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह उज्जैन थी, लेकिन कालांतर में इनकी राजधानी धार में शिफ्ट हो गई। धार में चीजों की प्रारंभिक राजधानी जो राजधानी थी इनकी उज्जैन थी। बाद में यह कालांतर में जो इनकी राजधानी हुआ धार में
चेंज हुई, धार इनकी राजधानी बन गई। ईस्ट वंश का एक प्रतापी राजा था, राजा मुंज था, जिसने धार में मुंज सागर नामक झील का निर्माण करवाया था। परमार वंश का एक प्रतापी राजा था, राजा मुंज, जिसने मुंज सागर नामक एक झील का निर्माण कराया था। मुंज सागर जो झील है, राजा मुंज ने बनवाया था। ये पूछ सकता है कि मुंज सागर झील किसने बनवाया था? राजा मुंज ने बनवाया, राजा मुंज ने बनवाया था। और ये कौन से वंश से रिलेटेड थे? तो ये परमार वंश से रिलेटेड थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। परमार वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वह राजा भोज था, जिसने मालवा में 1000 से 1055 ईस्वी तक के शासन किया। जो परमार वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे वह राजा भोज थे, जिन्होंने मालवा में 1000 से 1055 ईस्वी तक शासन किया। राजा जो भोज है 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक शासन किए, से 1055 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने भोजनगर की स्थापना की, जहां पे सरस्वती मंदिर है। और इन राजा जो भोज हैं उनके मृत्यु चंदेल शासकों के साथ युद्ध में हुई, और ये चंदेल शासकों से हार गए थे राजा भोज। राजा भोज जो है चंदेल शासक विद्याधर के साथ से वे हार गए थे राजा भोज। इन्होंने ही भोजनगर में सरस्वती मंदिर की स्थापना की। राजा भोज ने सरस्वती कंठामरण, राजा मर्दंड, योग सूत्र वृत्ति तथा विद्या विनोद नामक ग्रंथ की रचना की। तो राजा भोज ने वहां क्या बनवाया? राजा भोज ने सरस्वती मंदिर बनवाया था धार में। धार का जो सरस्वती मंदिर है राजा भोज ने बनवाया। और सरस्वती कंठामरण, सरस्वती योग सूत्र वृत्ति, राजा मार्तंड, योग सूत्र वृत्ति, और विद्या विनोद नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना राजा भोज ने की थी। विद्या विनोद, तो ये जो 4 ग्रंथ है सरस्वती कंठामरण, राजा मर्दंड, योग सूत्र वृत्ति और विद्या विनोद, जो 4 ग्रंथ है इसकी रचना की थी। इनकी रचना राजा भोज ने की थी। जो परमार वंश का अंतिम जो शासक था वह महलक देव था, महलक देव, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हराकर मालवा को अपने राज में मिला लिया था। जो परमार वंश का जो अंतिम शासक था, परमार वंश का अंतिम शासक था राजा मल्हक देव था। राजा मल्हक देव था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने हराकर मालवा को अपने क्षेत्र में ले लिया था। परमार वंश का जो अंतिम शासक था राजा मल्हक देव था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने हराकर
मालवा को अपने क्षेत्र में ले लिया था। इस तरह से परमार वंश का पतन होता है। इसके बाद हम देखेंगे चंदेल वंश के बारे में। तो चंदेल जो शासक थे वो प्रतिहार वंश के सामंत थे। चंदेल जो थे वह प्रतिहार के सामंत थे। इस वंश की स्थापना सन 831 ईस्वी में जो नन्नुक देव थे उन्होंने किया था। चंदेल वंश की स्थापना 831 ईस्वी में नन्नुक ने चंदेल वंश की स्थापना की थी। नन्नुक ने स्थापना किया था। इन्होंने अपनी राजधानी खजुराहो को बनाई थी। चंदेल वंश का एक शासक था जय सिंह। इन्हीं के नाम पर बुंदेलखंड का जो नाम है वो जयजाग मुक्ति पड़ा। इनकी राजधानी क्या थी? खजुराहो थी। इनके जो शासक थे जयसिंह के नाम पे बुंदेलखंड का जो नाम है वो जयजाग मुक्त पड़ा। चंदेल वंश के शासक धंगदेव था। इसी के समय खजुराहो मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो अगर पूछा जाता है कि खजुराहो मंदिर किसने बनाया, तो खजुराहो का जो मंदिर है वह चंदेल वंश के शासकों ने बनाया। तो चंदेल वंश के शासक ने किसने पूरा किया? तो धंगदेव जो शासक थे चंदेल वंश के, इन्होंने खजुराहो का जो मंदिर है का निर्माण कार्य पूरा करवाया। खजुराहो मंदिर का जो निर्माण कार्य है उन्होंने चंदेल वंश शासक धंगदेव ने करवाया। चंदेल वंश के जो शासक थे विद्याधर, इन्होंने खजुराहो में भगवान विष्णु के कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। और हम देखते हैं 1857 की जो क्रांति चल रही थी उस समय मध्य प्रदेश में क्या चल रहा था। तो मध्य प्रदेश 1857 की जो क्रांति का प्रारंभ है नीमच से हुआ। 3 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। फिर 18 जून 1857 को महाकौशल में विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वे शंकर शाह और रघुनाथ सिंह थे, जो रानी दुर्गावती के वंशज थे। मंडला जिले के रामगढ़ स्थित रियासत से रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। मंडला से जो रामगढ़ रियासत है वहां से रानी अवंतीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। और अवंतीबाई का संघर्ष अंग्रेज सेनापति बॉर्डर से हुआ था। बाद में अवंतीबाई ने अपनी जो अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई, उनके कटार से अपनी जो जीवन दया समाप्त कर ली। आप उनकी जो अंगरक्षिका थी गिरधारी बाई, उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो जो मंडला में जो रामगढ़ रियासत से अवंतीबाई ने मंडला की जो रामगढ़ रियासत है रामगढ़ रियासत में अवंतीबाई ने संघर्ष स्टार्ट किया। तो अवंतीबाई ने मंडला की जो रामगढ़ रियासत से अवंतीबाई ने संघर्ष स्टार्ट किया। और बाद में इन्होंने अंग्रेजों के जो सेनापति थे वार्डन, उनके साथ संघर्ष हुआ। और इन्होंने अपनी जो जीवन लीला है वह अपनी अंगरक्षिका गिरधारी बाई के कटार से जान लेकर अपनी जीवन लीला समाप्त की। और उनकी जो अंगरक्षिका है गिरधारी बाई, उन्होंने भी ऐसा ही किया, वो भी कटार से अपनी आत्महत्या कर ली। उसके बाद फिर देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के समय मध्य प्रदेश में क्या था। तो सबसे पहले देखते हैं 1923 का जो झंडा सत्याग्रह है। 1923 का जो झंडा सत्याग्रह है वह मध्य प्रदेश से ही स्टार्ट हुआ। मध्य प्रदेश के जबलपुर से स्टार्ट हुआ था। जबलपुर नगर निगम में सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया गया था। इनका जो नेतृत्व करता है जबलपुर में देवदास गांधी, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो 1923 में जबलपुर नगर निगम में अंग्रेजों का जो झंडा होता है यूनियन जैक, उसे हटाकर तिरंगा फहराया गया।
जिसे झंडा सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। कहां से स्टार्ट हुआ? यह जबलपुर से स्टार्ट हुआ 1923 में झंडा सत्याग्रह, और इसका नेतृत्व करता सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देवदास गांधी थे। ये पूछ सकता है, एग्जाम पूछा जाता है कि झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ तो 1923 में प्रारंभ हुआ, कहां से प्रारंभ हुआ? तो जबलपुर से प्रारंभ हुआ। नेतृत्व करता कौन थे? सी राजगोपालाचारी, थे। दूसरे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और तीसरे देवदास गांधी। देवदास गांधी थे, इन्होंने झंडा सत्याग्रह स्टार्ट किया। उसके बाद जब भारत में नमक सत्याग्रह चल रहा था तब एमपी में भी 6 अप्रैल 1930 को सेठ गोविंददास द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा जबलपुर में नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और इसी समय 1930 में सिवनी में बैतूल जिले के तोइया और घोड़ा डोंगरी में आदिवासियों ने जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो नमक सत्याग्रह है, नमक तोड़ो कानून जो बनाया गया था 1930 में, मध्य प्रदेश में भी 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो इसके लिए नमक जो है जबलपुर में ही बनाया गया था, और इसका जो नेतृत्व है सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था। उसका नेतृत्व मध्य प्रदेश में सेठ गोविंददास और द्वारका प्रसाद मिश्र ने किया था नेतृत्व, और इन्होंने जबलपुर में नमक बनाकर नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था, नमक कानून तोड़ा था। और इसी के साथ ही 1930 में सिवनी तथा बैतूल जिले के तोइया और घोड़ा डोंगरी में भी जंगल सत्याग्रह शुरू हुआ था। आदिवासियों द्वारा जंगल सत्याग्रह शुरू किया गया था 1930 में ही। में ही जंगल सत्याग्रह हुआ था। जंगल सत्याग्रह बैतूल और सिवनी जिले में हुआ था, यह आदिवासियों द्वारा किया गया था। बैतूल व सिवनी जिले में जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तोइया और घोड़ा डोंगरी में, तोइया और घोड़ा डोंगरी के जो आदिवासी हैं उन्होंने किया था। तोइया और घोड़ा डोंगरी के जो आदिवासी हैं बैतूल और सिवनी जिले में तोइया और घोड़ा डोंगरी जो जगह है वहां के जो आदिवासियों के द्वारा जंगल सत्याग्रह 1930 में चालू किया गया था। और गर्जन सिंह कोरकू द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। गर्जन सिंह कोरकू जो कि जिन्होंने घोड़ा डोंगरी के जो जंगल सत्याग्रह प्रारंभ किया था, यह एग्जाम में पूछा गया कि गर्जन सिंह कोरकू द्वारा घोड़ा डोंगरी का जो जंगल सत्याग्रह है जो कि बैतूल में आता है उसे स्टार्ट किया गया था। घोड़ा डोंगरी का जो जंगल सत्याग्रह उसे स्टार्ट किया गया था। और चरण पादुका कांड 1931 में, इसके बाद 1931 में जो हुआ था चरण पादुका कांड, वहां पे जो कांग्रेसी जो नेता है उनका स्वतंत्रता सेनानियों का शांतिपूर्ण बैठक चला था। इसमें पुलिस द्वारा अंधाधुंध गोली चला दी गई, जिससे 6 स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई, और इसे एमपी का जलियांवाला बाग कांड कहते हैं। जलियांवाला बाग जो कि पंजाब में है, वहां पे भी अंधाधुंध गोली चलाई गई, जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। बहुत से सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जो शांतिपूर्वक
सम्मेलन कर रहे थे। उसी तरह यहाँ पे भी 1931 में चरण पादुका जो जगह है, वहां पे स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं वे शांतिपूर्ण सम्मेलन कर रहे थे। उन्हीं पे पुलिस ने अंधाधुंध गोली चला दी और इसे मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग कहा जाता है। यह जो चरण पादुका ग्राम है यह छतरपुर जिले में आता है। तो ये एग्जाम पूछ सकते हैं कि एमपी का जो जलियांवाला जो कांड है वो किसे कहते हैं, या फिर चरण पादुका कांड किससे रिलेटेड है। तो चरण पादुका कांड में पुलिस के द्वारा अंधाधुंध गोली चलाई गई थी, अंधाधुंध गोली। अब 1939 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था तो वहां पे सुभाष चंद्र बोस जी ने सेशन की अध्यक्षता की थी। उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। जो पट्टाभी सीतारामैया जो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। 1940 में उनका जो जबलपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। अधिवेशन इसकी जो अध्यक्षता थी किसने की थी? अध्यक्ष जो थे वे इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस जी। इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, जो बाद में मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल बने। और 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी मध्य प्रदेश में, उसकी शुरुआत विदिशा रियासत से हुई थी। भोपाल में राज्यप्रभा मंडल के सदस्य विठलदास बजाज, साकिर अली और गोविंद प्रसाद ने इसका नेतृत्व किया था। तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है, इसकी शुरुआत जो मध्य प्रदेश में जब विदिशा से हुई थी। एमपी में विदिशा से इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1942 से जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में विदिशा से हुई थी। और भोपाल में राज्यप्रभा मंडल के सदस्यों ने विठलदास बजाज, साकिर अली और गोविंद प्रसाद ने इसका नेतृत्व किया था। इस तरह से मध्य प्रदेश का जो इतिहास और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो कंप्लीट होता है, जिसके बारे में हमने देखा मध्य प्रदेश के इतिहास में किन किन शासकों का था। तो मध्य प्रदेश में किन किन वंश के शासकों ने शासन किया। परमार वंश, महाजनपद काल मध्य प्रदेश में कौन कौन से जनपद आते थे? तो चेदी जनपद आते थे और अवंतिका जनपद आती थी। परमार वंश है, यहाँ पे शुंग वंश था, कलचुरी वंश थे, चंदेल वंश थे। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। कलचुरी वंश के जो शासक थे, जो कलचुरी वंश था उसकी दो शाखाएं थी यहाँ पे, एक तो अवंती के कलचुरी और दूसरे थे त्रिपुरी के कलचुरी। जो त्रिपुरी के कलचुरी थे उसका स्थापना 845 ईस्वी में हुई थी और उसकी जो स्थापना थी कोकल ने की थी और उनकी राजधानी त्रिपुरी या जबलपुर थी। कलचुरी वंश मध्य प्रदेश में इसकी स्थापना 845 ईस्वी में हुई। इसकी दो शाखा थी, एक त्रिपुरी के कलचुरी जिसकी स्थापना कोकल ने की थी और इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। त्रिपुरी जो वर्तमान में जबलपुर है उसे त्रिपुरी कहते हैं। तो त्रिपुरी के कलचुरी कौन थे? कोकल ने इनकी स्थापना की थी और इनकी जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी और दूसरी थे अवंती के कलचुरी। अवंती के कलचुरी जिनकी जो राजधानी थी वो अवंती का, जो वर्तमान में उज्जैन वाला जो क्षेत्र है वो इनकी राजधानी थी। इस तरह से मध्य प्रदेश के जो प्रमुख राजवंश है, जो वंश है, उनके बारे में हमने देखा। मध्य प्रदेश के इतिहास में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में देखा। इस तरह से मध्य प्रदेश का जो इतिहास है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।